आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर शाम का हमारा खास न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तारीख है 7 सितंबर, दिन है मंगलवार और दिन भर है खबरों का वो कोना जहां हड़बड़ी और हंगामों से दूर दुनिया जहान की सबसे ज़रूरी खबरों के सटीक विश्लेषण को हम आप तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल आसान ज़बान में। तो आज किन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात होगी अफगानिस्तान में आम अफगानियों की पाकिस्तान के खिलाफ हुई रैली की। तालिबान ने फायरिंग भी की इस रैली में। बताएंगे आपको कि अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तानी सेंटीमेंट की कहानी क्या है, और उसके बाद चलेंगे उत्तर प्रदेश और जानेंगे कि क्या योगी सरकार आने वाले चुनाव में किसान आंदोलन की आंच से बचने के लिए गन्ना किसानों को साध रही है। उसके बाद आपको बताएंगे एक बहुत ही दिलचस्प खबर। तमिलनाडु विधानसभा में राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए राइट टू सिट बिल लाया गया है, यानी कि बैठने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार के बाद बैठने का अधिकार अब एक नया टर्म बन जाएगा। किसके बैठने के अधिकार की बात हो रही है और इसकी संवैधानिक बुनियाद क्या है, जानेंगे। और फिर जानेंगे कि HIV की वैक्सीन को लेकर नई उम्मीदें कैसे जग गई हैं और कौन सी कंपनी इस वैक्सीन का ट्रायल कर रही है, आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे क्यूबा देश के बारे में, जो दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल के बच्चे को वैक्सीन मिलेगी। तो होगी बात इन सभी मुद्दों पर, लेकिन पहले सुनते हैं दिन की हेडलाइंस खुशबू से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नंद कुमार बघेल ने जमानत लेने और वकील रखने से मना कर दिया। उन पर ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। अनाज मंडी से सचिवालय की तरफ बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आगे बढ़ने पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत कुछ किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। साल 2019 के हैदराबाद रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने के आरोप में बॉलीवुड एक्ट्रेस के अलावा 38 सेलेब्स पर केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि इसीलिए जल्द ही पाबंदियां लगा सकते हैं। उन्होंने ये बात राज्य के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों से चर्चा के बाद कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज अयोध्या के रुदौली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। सांप्रदायिक और सेकुलरिज्म की भी बात की और साथ ही रैली से पहले पोस्टर में फैजाबाद को लेकर भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 17 सितंबर तक चलने वाले शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश भर में शहर और गांवों में स्थानीय स्तर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समेत सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में चल रही योजनाओं को पहुंचाने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित कराने को कहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50 नए मामले सामने आए हैं और 30 रिकवरी रिपोर्ट की गई है। इस दौरान कोविड से 1 मौत हुई है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने आज बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के आखिरी दिन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दलितों के अलावा अन्य जातियां भी अपना भरोसा बसपा पर कायम रखें। टोलो न्यूज़ के कैमरा पर्सन वाहिद अहमदी को तालिबान ने छोड़ दिया है। 3 घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ा गया। साथ ही उनका कैमरा भी लौटा दिया गया है। कैमरामैन के छोड़े जाने की जानकारी खुद टोलो न्यूज़ ने दी है। और ब्रिटेन के दिग्गज एनर्जी कंपनी केयर्न एनर्जी ने कहा है कि उसने अमेरिका से लेकर फ्रांस जैसे कई देशों में भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने के लिए विदेशी अदालतों में जो मुकदमे किए हुए हैं उन सबको वापस लेने को तैयार है। कंपनी ने कहा है कि सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून रद्द करके उसे जो $1 अरब का रिफंड देने वाली है, वह हाथ आते ही 1-2 दिन के भीतर सभी मुकदमे वापस ले लेगी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। बात सबसे पहले अफगानिस्तान की। अब जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान के नेताओं की खुशी जग जाहिर है। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हामिद भी तालिबान लीडरशिप से मिलने काबुल पहुंचे थे। इमरान खान भी इससे पहले अमेरिकी फोर्स की वापसी को अफगानिस्तान की आज़ादी तक बता चुके हैं। लेकिन आम अफगानी के मन में पाकिस्तान के लिए क्या है,
क्या वो अपने मामले में पाकिस्तान की दखल अंदाजी चाहते हैं? आज काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ हुए प्रदर्शन से तो कम से कम यही साबित होता है कि वो पाकिस्तान की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। काबुल में एक बड़ा मार्च निकाला गया जिसमें लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग की। लोग हाथों में पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर्स लेकर सड़क पर चलते रहे। सुनिए इसी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की आवाजें। मार मार पाकिस्तान, आजादी 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 आजादी। देखा जाए तो तालिबान के कब्जे के बाद से कई शहरों में हुए प्रदर्शनों में ज्यादातर में महिलाएं प्रमुखता से सामने रही हैं। तालिबान अभी तक सरकार का गठन नहीं कर पाया है और इस प्रक्रिया में पाकिस्तान के दखल से अफगान लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। तो कौन है ये लोग जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान की फिलहाल तालिबान से जैसी नज़दीकी दिख रही है, उससे तो एक जनरल परसेप्शन यही बनता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। तो ये मैंने पूछा तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के डिप्टी डायरेक्टर प्रणय कोटास्थने से। अफगानिस्तान का बहुत बड़ा तबका जो है वो पाकिस्तान के विरोध में ही रहा है काफी समय से। बल्कि पाकिस्तान जब से गठित हुआ था तब से ही लोग अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपोज करते आए हैं कई तरीकों से। तो अभी जो आप देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो दो तरीके के लोग आपको देखेंगे। एक तो युवा हैं जो लोगों ने पिछले 20 साल की प्रगति देखी है और उन्होंने देखा है कि जो रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था उसमें उनको काफी मौके मिले थे, अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा था और उनको ये डर लग रहा है कि तालिबान के वापस आने के बाद फिर से पाकिस्तान के चंगुल में फंस जाएगा अफगानिस्तान, और इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी और आपने देखा होगा ये जो विरोध हो रहे हैं उनमें औरतें भी काफी हिस्सा ले रही हैं। तो आपको तो पता ही है किस तरीके से तालिबान पिछले बार जब 1996 में कंट्रोल में आए थे तब उन्होंने किस तरीके से सलूक किया था औरतों के साथ। तो वो भी एक तबका है जो अपोज कर रहा है। अब हुई बात यह है कि जो आईएसआई के चीफ हैं वह काबुल में आए थे 2 दिन पहले, तो और उसके बाद पंजशीर वैली जो है वहां पर तालिबान की अटैक भी हुई है कल। तो एक परसेप्शन सा बन गया है कि ये सब जो हो रहा है ये सीधा सीधा पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है और ये अफगानिस्तान के कई लोगों को एकदम गवारा नहीं है। ये हमेशा से उन्हें लगता है कि पाकिस्तान अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश में रहता है अफगानिस्तान में, और ये जो अफगानिस्तान के नेशनलिस्ट लोग हैं उन्हें एकदम भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये आईएसआई चीफ जो है उसे वापस भेजा जाए और वह अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी ना करे। इस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रणय, ये भी बताइए कि अफगानिस्तान में जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है इसकी हिस्ट्री क्या है? तो कई लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कलह है वह तब शुरू हुई जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया और उसके खिलाफ पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को स्पॉन्सर किया। लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान जब उसका गठन हुआ था 1947 में तब से ही शुरू हो गया था। और आपको पता होगा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस में जो एंट्री थी उसका भी विरोध किया था। तो उसका कारण ये था सीधा सीधा कि जो डूरेंट लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया, उसमें सीधा सीधा जो पश्तून लोग थे उन्हें भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि काफी पश्तून रहते हैं जो अभी पाकिस्तान है उसमें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह में। तो इसीलिए अफगानिस्तान ने अपोज किया था कि ये डूरेंट लाइन जिस तरीके से बनी है वो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई हमारे परिवार उस तरफ चले गए हैं। तो ये शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी कलह हो गई। अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में
एक्शन कर रही थी और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो अफगानिस्तान में दखलंदाजी करने लगी। तो ये शुरुआत हुई थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान समर्थन करता गया कई सारे अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और उसके बाद जब 1979 में सोवियत यूनियन आया तब तो मुजाहिदीन को काफी बढ़ावा दिया, पाकिस्तान ने काफी उनको शरण दी और अफगानिस्तान में दखलंदाजी करता रहा। और फिर तो तालिबान को भी सपोर्ट किया पाकिस्तान ने। तो इसी तरीके से अब देखिए जो नेशनलिस्ट अफगानिस्तान है उन्हें हमेशा से पाकिस्तान को एक नकारात्मक रूप से देखा है और वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो गुंडागर्दी है वो सहन नहीं कर सकते। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय कोटास्थने। और अब जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश में सियासी शोर की, जिसमें सबसे मुखर आवाज इन दिनों किसानों की है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 9 अगस्त 2020 से सड़कों पर डटे किसानों ने कड़कड़ाती सर्दी, चिलचिलाती धूप, तेज बारिश, कोरोना और न जाने क्या क्या झेला, लेकिन वो अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में हुई रैली से लगता है कि वो पहले से मजबूत स्थिति में है। महापंचायत में राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे के साथ मुस्लिम जाट एकता की बात कहकर बीजेपी को सांकेतिक तौर पर आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान करने की हुंकार भरी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देने का ऐलान करते हुए कहा कि गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि किसान संगठनों से बातचीत के बाद इसका औपचारिक ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। योगी सरकार के इस ऐलान की टाइमिंग की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार चुनावी मौसम में किसानों के बीच अपनी इमेज को बचाने के लिए गन्ना किसानों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या गन्ना किसानों को साध कर योगी सरकार किसान आंदोलन की आंच से बच पाएगी? गन्ने की सरकारी कीमत में ये बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश चुनाव की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कितना प्रभावित करेगी, ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार दिनेश भारद्वाज से, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत और कृषि मामलों पर गहरी नजर रखते हैं। देखिएगा जमशेद जी, ये आप पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा सीटें गन्ना किसानों से प्रभावित, सभी की सभी सीटें बीजेपी जीत गई थी। उसका मेन कारण ये रहा कि गन्ना किसान उस टाइम भी परेशान था। दरअसल गन्ना किसानों का हमेशा से शोषण होता रहा है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी समस्या गन्ना किसानों के सामने उनके पेमेंट की होती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में इस समय गन्ना किसानों का करीब लाखों करोड़ रुपया बकाया है। इसी तरह पिछली सरकारों में भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद थी कि ये उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, इनके गन्ना के रेट बढ़ाएंगे, इनका समय पर भुगतान होगा। लेकिन उस मामले में गन्ना किसान निराश हुआ बुरी तरह। पिछले 4 साल में गन्ने का कोई दाम नहीं बढ़ाया गया। उपज से संबंधित चाहे उर्वरक हो, चाहे डीजल हो, बिजली हो, सभी चीजों के दाम बढ़े हैं। यानी कि किसान की लागत बढ़ गई लेकिन उसका मूल्य नहीं बढ़ा। वरना तो अभी तक तो ये था कि केंद्र सरकार ने 5 रुपए की बढ़ोतरी की, पंजाब सरकार ने 35 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात नहीं की थी। लेकिन ये जो रैली हुई, इसमें जो इतनी जबरदस्त भीड़ हुई है, उसकी वजह से ये गन्ना के रेट अब बढ़ाने की बात आई है। अब इसके तात्कालिक इतनी जल्दी कोई इससे किसान प्रभावित हो जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। जो इतिहास रहा है गन्ना किसानों का, उसमें आज तक पिछले जैसा मायावती सरकार ने चुनाव से पहले साल गन्ने के मूल्य बढ़ाए, लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिल पाई। प्रभाव तो खैर पड़ेगा कुछ किसानों पर, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इससे प्रभाव पड़ेगा। दिनेश जी, आप 1986 से पश्चिमी यूपी की सियासत को देख रहे हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में गन्ना हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है। क्या ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रसंग है जिससे समझा जा सके कि सियासत में गन्ना किसानों का असर कितना है? गन्ना इसलिए राजनीति के केंद्र में रहा कि यहाँ पे एक गन्ने की फसल से किसान को
एक मुश्त पैसा मिल जाता है। और छोटी फसलें जो हैं जैसा उनसे इतना, आप ये समझिएगा कि इससे किसान परिवारों का पूरा बजट प्रभावित होता है। मैं आपको एक बार का किस्सा बतलाऊं। जिस टाइम मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, उस टाइम गन्ने की हालत बहुत खराब हो गई थी। विदेश में निर्यात बंद हो गया था चीनी का। तो उस टाइम पर हालत ये हो गई थी कि गन्ने की जो बुग्गी, उसकी जो मजदूरी होती थी वो ज्यादा बैठती थी और गन्ने का मूल्य कम मिलता था। तो सड़कों पर किसान को गन्ना डालकर ऐसे ही जाना पड़ गया। उस टाइम पर एक नारा यहाँ पर चला, जैसा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति गढ़ माना गया। इसके बावजूद कि मैं आपको हालत बतलाता हूँ, उस टाइम पर एक नारा चला था, गन्ना 4 पाती 6, गन्ने के ऊपर की पत्ती जो है, गन्ना 4 पाती 6, फिर भी चौधरी चरण सिंह की जय। लेकिन इसके बावजूद किसान ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उसमें हरा दिया था। तो ये गन्ने से इतना प्रभावित है यहाँ का क्षेत्र। ये गन्ने की राजनीति इस टाइम बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और देखेगा किसान की, खासतौर से गन्ना किसान जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, इसकी एक खूबी रही है। इतिहास गवाह है कि गन्ना किसान ने, किसान की बात करें वैसे तो किसान की, लेकिन अगर गन्ना किसान की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये इतिहास गवाह है कि इन्होंने जिसको हराने की ठान ली उसमें तो ये कामयाब हो ही गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश भारद्वाज। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। बैठे बैठे थक गए, करते हैं कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। यही कहते हैं ना अंताक्षरी की शुरुआत में। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में बड़ी आबादी बैठे बैठे थक जाने वाले लोगों की नहीं है, उन लोगों की है जो खड़े खड़े थक जाते हैं। फैक्ट्रियों में देखिए तो बड़ी बड़ी मशीनों के पास खड़े हुए लोग अपनी पूरी शिफ्ट खड़े होकर काम करते हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा में राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए राइट टू सिट नाम का एक बिल लाया गया है। इसके तहत कर्मचारियों का बैठकर काम करना अब एक अधिकार की तरह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पहले 2018 में सिर्फ महिलाओं के लिए ही इस कानून को लागू किया गया था, पर अब राज्य के हर एक कर्मचारी के लिए इस बिल को मान्य बनाया गया है। असल में इस बिल के क्या मायने हैं और संवैधानिक रूप से इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, इन्हीं सवालों पर हमने बात की वरिष्ठ वकील और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ विकास पाहवा से। देखिए, राइट टू सिट जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले केरला सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था 2018 में। जब 2016 में जो शॉपकीपर्स हैं या जो सेल्स पर्सन्स हैं जो दुकानों में काम करते हैं, उन लोगों ने जब रिवोल्ट करना शुरू किया कि सुबह से लेकर शाम तक उनको बैठने भी नहीं दिया जाता और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। कोई भी आदमी अपने कार्यालय में या अपने काम में सुबह से लेकर शाम तक केवल खड़ा नहीं रह सकता, उसको बैठने का भी हक है, खासकर उस समय जब उसको बैठने में कोई नुकसान नहीं हो या एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो केरला ने सबसे पहले किया और उसके बाद तमिलनाडु ने भी बिल अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया और उन्होंने जो उनके एक्ट्स हैं, जो केरला शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है या जैसे तमिलनाडु का जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्ट है, उनमें अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ह्यूमन राइट्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है और उनका राइट टू लाइफ है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और ज़बरदस्ती आप किसी एम्प्लॉय को कॉन्टिन्यूस पीरियड के लिए खड़े होने के लिए नहीं बोल सकते, जबकि उसके पास बैठने के पूरी अपॉर्चुनिटी है, बैठने का समय भी है और उसको सीट भी देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप और इसको नेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर एम्प्लॉय को
अपनी शॉप में, अपने ऑफिस में कॉन्टिन्यूसली आप उनको खड़े होने के लिए ज़बरदस्ती करें। तो राइट टू सिट is a good right. It has a constitutional protection, and I think it should be made available to employees across all quarters, whether they are in the shops or otherwise. और मैं समझता हूँ कि ये एक नेशनल लेवल पे ले जाके इसका अमेंडमेंट हर स्टेट में होना चाहिए। तो विकास, ये राइट टू सिट जो बिल लाया गया है, ये कामगारों को किस प्रकार के अधिकार देगा, यानी ये प्रभावी कैसे बनाया जाएगा? देखिए, जो अमेंडमेंट है इससे सबसे बड़ा फ़ायदा एम्प्लॉय को ये होगा कि उसको खाली वक्त में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे दिन ऑन हिज टोज रहे, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ये अमेंडमेंट केरला में हो गया है और तमिलनाडु में हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। इससे कम से कम जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पैरों में दर्द रहता है या पीठ में दर्द रहता है और उनको बैठने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है ये। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया विकास पहवा। साल 1980 ये वो साल था जब पहली बार एड्स नाम की बीमारी के बारे में पता चला था। उस साल को गुजरे हुए करीब 40 साल हो चुके हैं और रिजल्ट ये है कि एड्स जैसी खतरनाक बीमारी की आज तक वैक्सीन नहीं बन पाई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और दवाओं के जरिए एड्स के असर को कम किया जा सकता है, लेकिन संक्रमण की चपेट में आने के बाद इसे जड़ से खत्म कर देने वाली दवा अभी किसी के भी पास नहीं है। साल 1984 में अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट ने कहा था कि वो 2 साल के अंदर इसकी वैक्सीन तैयार कर लेंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नाकामयाबी ही हाथ लगी। हालांकि अब ये बीमारी थोड़ी बहुत मैनेजेबल हो गई है, लेकिन जैसे कोरोना की वैक्सीन का हमें इंतजार था, इस बीमारी के लिए भी कई लोग वैक्सीन के इंतजार में हैं। लेकिन यहां अगर आपको ये बताया जाए कि जल्द ही HIV की वैक्सीन आने वाली है, तो खबर यह है कि यूएस फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनी मॉडर्ना, जिसने पहली बार कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट किया था, उनकी तरफ से अनाउंस किया है कि HIV वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं और ये उसी mRNA तकनीक से बनेगी जिस तकनीक से मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन बनी है। मैंने बात की है भारत के पहले HIV एक्सपर्ट, एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईश्वर गिलादा से, और उनसे पूछा कि ये ट्रायल कैसे होगा और इसमें ये mRNA तकनीक कितनी अहम है। देखिए, जो कोविड का वैक्सीन है और उसका डेवलपमेंट है, उसका डेवलपमेंट काफी आसान था 2 कारण से। एक तो ये वैक्सीन वायरस स्टेबल वायरस है, और स्टेबल वायरस के खिलाफ वैक्सीन निकालना आसान होता है। और दूसरा, जिस ढंग से पूरे दुनिया ने उसमें पैसा डाला, एनर्जी डाली, साइंस पूरा काम में लग गया, साइंटिस्ट काम में लग गए, तो वैक्सीन जल्दी जल्दी आ गए। अब उसके बतौर जो HIV का वैक्सीन है, 1989 से इसका वैक्सीन का ट्रायल चालू है। जिन साइंटिस्ट ने पोलियो का वैक्सीन निकाला, जिसका नाम है जोनास साक, उन्होंने भी HIV का वैक्सीन निकाला। उन्होंने भी कहा कि HIV का वैक्सीन काम करेगा, उसने काम नहीं किया। उसके बाद में अभी तक लगभग 92 वैक्सीन के ट्रायल हो चुके हैं HIV के, और उसमें से एक भी कारगर साबित नहीं हुआ है। तो अभी जो मॉडर्ना या कोई भी वैक्सीन बनाएगा HIV का, तो अभी तक ये ट्रायल के फेज में होगा। ट्रायल में 5 हिस्से होते हैं। पहला होता है कि लेबोरेटरी ट्रायल। पहले लेबोरेटरी में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, आपका जो कंसेप्ट है वो प्रूफ करके देखते हैं कि ये कंसेप्ट आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। उसके बाद में एनिमल ट्रायल होता है। एनिमल ट्रायल जब सक्सेसफुल होता है तो फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल में 3 पार्ट होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 होता है कि जो भी वैक्सीन आप बना रहे हैं या जो भी ड्रग आप बना रहे हैं, वो ड्रग सेफ है या नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो सेफ्टी ट्रायल होता है 30 से 50 लोगों में। अगर वो सेफ होगा तो आगे बढ़ते हैं इफिकेसी ट्रायल, जो आप जिस पर्पस के लिए आप वैक्सीन बना रहे हैं वो इफिकेसी या वो कारगर साबित होगा कि नहीं होगा, वो ट्रायल होता है फेज 2 में, लगभग 300 से 500 लोगों में। और ये डबल ब्लाइंड होता है, यानी आधे लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, आधे लोगों को प्लेसबो दिया जाता है। जो वैक्सीन नहीं होता है वो कोई भी एक स्टेराइल पानी होता है। और ये मल्टी सेंटर होता है, एक ही जगह नहीं होता है। तो आप मल्टी सेंट्रिक डबल ब्लाइंड प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल होता है। जब वो सक्सेसफुल होता है तो आप फेज 3 में जाते हैं। जब आपको सक्सेस मिल जाता है फेज 1, फेज 2 में, तो कभी कभी इमरजेंसी ऑथराइजेशन मोड दे सकते हैं, जैसे कोविड में दिया गया है। लेकिन HIV में अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है कि वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिलेगा। तो HIV के अंदर ये पॉसिबल नहीं है
कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन मोड मिलेगा, वो फेज 3 में जाएगा। फेज 3 में जब जाता है तो 3,000 से 5,000 लोगों में हो सकता है 10 से 20,000 लोगों में ट्रायल होगा। वो भी मल्टी सेंट्रिक होगा, वो भी डबल ब्लाइंड होगा और उसके अंदर भी प्लेसबो कंट्रोल होगा कि आधे लोगों को प्लेसबो दिया जाएगा, आधे लोग को वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये सब आते आते आपको साल, 2 साल, 3 साल वक्त लग जाएगा। डॉक्टर साहब, कितने आसार हैं कि हमें इससे वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि पिछले 40 साल से कई बार कोशिश हो चुकी है वैक्सीन बनाने की, तो अगर उसके लिहाज से देखें तो साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हैं। आज तक का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर 92 वैक्सीन फेल होने का है तो हम लोग ये सोच के चलेंगे कि वैक्सीन क्वेश्चन मार्क है। आज हमारे पास खाली न्यूज आइटम है कि ये HIV के वैक्सीन का ट्रायल चालू कर रहे हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके आगे उसकी अहमियत कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि HIV में मेडिसिन जो बने हैं वो मेडिसिन कारगर साबित हुए हैं 2 चीजों में। एक तो HIV पॉजिटिव मरीज को जिंदा रखने में और दूसरा उसको बीमार न होने देने में या फिर उसका इन्फेक्शन दूसरे में न जाने में। तो ये चीज में अगर हम जो कारगर हुए हैं, उसलिए अगर कोई भी मेडिसिन निकालता है या बोल सकता है कि हमारा नया मेडिसिन आ रहा है, हम उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 87 में पहला मेडिसिन आया और 91 में दूसरा मेडिसिन आया और तब के बाद कम से कम अभी तक 30-35 मेडिसिन आ गए जो एक के बाद आते गए। उसमें से कुछ मेडिसिन हमने निकाल दिए क्योंकि उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, उससे अच्छे मेडिसिन आ गए हैं। तो आज के जो मेडिसिन है वो HIV पेशेंट को जिंदा रखते हैं, HIV पेशेंट को बीमार होने नहीं देते, कहीं अस्पताल में नहीं पहुंचने देते। HIV उसका HIV उसके वाइफ को, उसके सेक्स पार्टनर को या होने वाले बच्चे को नहीं आएगा, इसका ध्यान रखते हैं। और इस वजह से HIV के अंदर काफी कंट्रोल आया है, नया इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, लोग ज्यादा जिंदा रह रहे हैं। आज भी मेरे पास लगभग 27 साल से 28 साल से जो HIV की दवा खा रहे हैं ऐसे पेशेंट जिंदा है। आज तक रेडियो से बात करने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईश्वर गिलाता। तो दिन भर में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमें मेल करके बताइएगा ज़रूर। बल्कि आज तक रेडियो के किसी भी और पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी कहना सुनना हो तो बेझिझक मेल कीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज तक रेडियो को आप अपने मोबाइल पर हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, जियो सावन, स्पॉटिफाई जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थी खुशबू, साउंड डिज़ाइन किया था कपिल देव सिंह ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।